हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ फैथ। देखिए, एक माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी का एक हमारे पास और पीडीएफ आया था जिसे मुझे डिस्कस करना था एंड इट वाज ऑफ मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट पेज इसका थोड़ा सा इसका डायमेंशन अलग अलग टाइप का है, तो कोई बात नहीं, बाकी सारे के सारे पेजेस ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि ये मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, ठीक है। सो हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एमएसयू यूनिवर्सिटी का है, मतलब माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी है आपकी, आई थिंक सहारनपुर में है क्या। अगर किसी को बताओ तो एक बार मुझे करेक्ट करना है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन से डिस्कस कर लें कि क्या है क्या नहीं है। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, काफ़ी सारे थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। चलिए करते हैं, ठीक है। बोले एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कंट्यूर सी एंड ए इज़ अ पॉइंट इनसाइड सी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ये जो वैल्यू होती है बच्चों, वो इसकी होती है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ एफ एन लिखा है तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन, ये ओरिजिनल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल पावर n+1 और डी जेड। अब जो यहाँ पे आप एक बात समझिए, ये जो पावर यहाँ पे लिख रखी है n+1, उससे एक कम बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिखा होता है, मतलब एक कम होना चाहिए। तो अगर आप रिलेट करोगे यहाँ पे तो z माइनस ए पावर 1 है, तो एक कम बार डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब है, एक भी बार डिफ्रेंशिएशन नहीं, क्योंकि पावर 1 है। तो सिंपल ये एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड एंड बाउंडेड। देखिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एनालिटिक है अगर और साथ ही साथ बाउंडेड भी है, तो ऐसे केस में जो फंक्शन होता है हमारा वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट्स एट विच एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड होल अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z+2। कह रहे हैं कि ये ऐसा पॉइंट बताइए कि इस पर एनालिटिक ना हो। तो भैया एनालिटिक बता करने का सबसे, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप है तो आप डिनोमिनेटर को जीरो करके देखिए, वो जिस पॉइंट पे जीरो होगा वही हमारे पॉइंट ऑफ नॉन एनालिटिसिटी के होंगे, ठीक है। तो आप जेड स्क्वायर माइनस 3z+2 को अगर जीरो करोगे दिस वन, तो ये एक तरीके से फैक्टराइज करने के बाद ये बनेगा z-1 z-2, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक बिल्कुल नहीं होगा। सो ऑन इक्वलाइजिंग दिस इज इक्वल टू जीरो, इट विल गिव यू द वैल्यू z is equal to 1 and 2. So 1 and 2 are the answers where this function is seems to be, ceases to be analytic, या analytic नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर, और जेड पे बार लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप जेड लिखते हो या आप जेड बार लिखते हो मॉड में, तो उनकी वैल्यू एक ही होती है। तो ये बस घुमाने के लिए दिया है। वैसे ये क्वेश्चन आपकी बुक में इस तरीके का आपको शायद दिख सकता है या होगा, ठीक है। तो ये आपका पहली बात, तो ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं होता, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, कराया हुआ है बिल्कुल ही। क्योंकि आप मॉड जेड स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका x² + y², प्योर रियल नंबर आ जाएगा। आप उस पर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे तो सेटिस्फाई ही नहीं होगा, तो एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन डिफरेंशिबिलिटी चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका देखिए देखने से ही पता चल रहा है। पहले तो डिफरेंशिएबल एंड एनालिटिक एवरीवेयर, तो एवरीवेयर तो बिल्कुल छोड़ ही दो, हटा दो। नॉट डिफरेंशिएबल एट z = 0 बट एनालिटिक। भैया ये बताओ डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक कैसे हो जाएगा। एनालिटिक होने के लिए उससे उस पॉइंट के नेबरहुड में पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो एनालिटिसिटी तो बड़ी कंडीशन हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी एक छोटी सी कंडीशन। अब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक कैसे हो जाएगा, बिल्कुल भी ये तो एकदम ही एब्जर्ड है बिल्कुल ही। तो दूसरा तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डिफरेंशिएबल एट z = 0 बट नॉट एनालिटिक, हाँ ये सपोर्टिंग है। और ये z = 1 पे कह रहा है कि एनालिटिक नहीं है। भैया हो जीरो को छोड़ करके बाकी सब क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 था ये ना, 5 पे देखो। फॉर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू और वी, कॉची रीमान इक्वेशन। अरे बड़ा सिंपल से देखो, u लिखा, v लिखा, ऊपर x लिखा और y लिखा, ठीक। अगर u के साथ x, y लाइन से है ना, x के साथ u और y के साथ v, तो u का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अगर आपने प्लेस चेंज की, u का y के रिस्पेक्ट में और v का x के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ चेक कर लीजिए। तो आई थिंक सेकेंड वाला सपोर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ना u का y में तो v का x में और नेगेटिव, ठीक सही है। नेक्स्ट देखिए, अरे ये आ गया क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है, लेकिन ये आपकी बुक का है। अगर आपने इसको रीड भी किया होगा, अगर मेरे ख्याल से मैंने इसे डिस्क्रिप्टिव में कराया भी है शायद, और मैंने इसके नोट्स भी
टेलीग्राम पे बिल्कुल PDF फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं, बड़ी सुंदर ही राइटिंग थी, ठीक है, सुंदर सी राइटिंग थी, उसमें पढ़ा हुआ है। तो देखिए ये जो था फिलहाल, इसे जब आप चेक करोगे ना तो ये इस पर एक CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होती इसमें। तो आप पूरी तरीके से देखोगे तो एक लिखा है एनालिटिक है, नहीं एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक, लेकिन कह रहा है CR इक्वेशन सेटिस्फाई, CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चेक करके देखना, CR इक्वेशन इसका ये आता है कुछ ऐसे करके, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में ये आता है। तो ये दोनों इक्वल कहाँ से हो गए, है ही नहीं। तो इसमें नन ऑफ दिस आंसर है, ठीक है। एक बार आप इसका डिफरेंशिएबिलिटी पूरा करके चेक भी कर लेना, ठीक है। वैसे तो ये आंसर है। किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे बताएगा, मैं इसका डिटेल सोल्यूशन उसे भेज दूंगा। PDF फॉर्म में पड़ा होगा, मैं स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगा कहीं से ढूंढ के, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। और कई सारे आंसर जो होते हैं मैं ऐसे ही, जैसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं तो मैं डायरेक्टली ऐसे बोल देता हूँ कि दिस कैन बी द आंसर। सो आई वॉज सेइंग एट दैट टाइम भी कैन बी द आंसर, क्योंकि भाई लर्न नहीं होते ना आंसर्स। तो आप उस जहाँ पे मैं बोलता हूँ उसे क्रॉस चेकिंग एक बार ज़रूर किया करो, ठीक है। मैं भी इंसान ही हूँ, भगवान नहीं जिसे सब कुछ याद है, या कंप्यूटर नहीं हूँ कि एकदम एकदम स्लॉट बाय स्लॉट आंसर्स मेरे दिमाग में होंगे। लेकिन हाँ, एक तरीका मैं ज़रूर बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। फिलहाल इफ़ FZ इज इक्वल टू U प्लस IV इन पोलर फॉर्म इज एनालिटिक, देन देखिए V पोलर फॉर्म में अगर आप याद करोगे तो V U और देखो ऐसे समझो ना, जैसे आप XY को समझते हो UV XY, वैसे R थीटा, U के साथ R, V के साथ थीटा। लेकिन इसी का V के साथ R कर दो, उल्टा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है माइनस आएगा, -1/R डेवर U बाई डेवर थीटा। तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। जैसे बता दो वैसे याद रखना। इफ़ यू इज़ हार्मोनिक, हार्मोनिक के केस में ये हार्मोनिक का केस पता है क्या होता है? हार्मोनिक का केस ये होता है डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2u अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ो। इफ़ FZ इज इक्वल टू दिस एंड इज एनालिटिक, एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो आप यहाँ पे U लिख लो, U इज इक्वल टू एक्स प्लस AY लिखा हुआ है एंड V इज इक्वल टू BX प्लस CY लिखा हुआ है, ठीक है। BX प्लस CY, ठीक, ये A है भाई। आप क्या करो, CR इक्वेशन सेटिस्फाई तभी करेंगे जब UX इज इक्वल टू VY हो, है कि नहीं, या फिर नहीं, साथ ही साथ UY इज इक्वल टू माइनस VX, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ठीक है, UX इज इक्वल टू VY अगर आप करोगे इसको, अगर इसकी हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करके सॉल्व करता हूँ। U का X के रिस्पेक्ट में, इसको X के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस वाले को U को, इसको करो X के रिस्पेक्ट में, तो X के रिस्पेक्ट में ये 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको Y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा, C दे देगा। तो नहीं, C की वैल्यू 1 आ गई, तो C की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। दूसरा चेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, तो यही आंसर कर दीजिए, ठीक है। दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात बताएं, कर देना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरा मैच ही ना करे और तो हमारा फिर नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। तो दूसरा भी चेक कर लीजिए, चलिए ठीक है। हम इसको अब ये वाली इक्वेशन की को सेटिस्फाई कराते हैं। U को Y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से A में निकल के आएगा A, और V को X के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई इसको X के रिस्पेक्ट में तो यहाँ तो B मिलेगा और साथ में माइनस मिलेगा, तो B इज इक्वल टू माइनस है। हाँ, एकदम सही है। तो यानी ये जो सेकेंड ऑप्शन था वो दोनों ही सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट देखिए, इफ़ U इज, ये भी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्टिव में कराया हुआ है, इसलिए बोलता हूँ कि एक बारी आप जब MCQ देखने से पहले एक बारी, सिर्फ और सिर्फ एक बारी, मैंने जो डिस्क्रिप्टिव में मेहनत कर रखी है वो किस लिए कर रखी है ना। और डिस्क्रिप्टिव सिर्फ एक बार पढ़ना है बच्चों। अगर उस एक बार पढ़ने की वजह से आपके 5, 6, 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं आउट ऑफ 75, दैट्स अ बेटर मैच, है ना। दैट्स अ बेटर मैच फॉर योर मेकिंग दोज 70% और 80% इन योर ग्रेजुएशन। वो बहुत बड़ी बात होती है। वैसे तो अब तो ईजी हो गया है इतना बनाना, पहले टफ था। ये इसका आंसर मुझे याद है, आंसर इसका आता है Z(e⁻Z प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आता है। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, का है, समझिए का है भैया। U अगर गिवन हो तो V कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए U इज इक्वल टू UXY होता है, आपको पता है, X और Y पे डिपेंड करता है। अब इसको CR इक्वेशन करते हैं, इसकी CR इक्वेशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन इसका करते हैं डेवर U बाई डेवर X dx प्लस डेवर U बाई डेवर Y और dy यार। अब ये तो गिवन है ना, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं V में और इधर भी V में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। U गिवन है, U की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा एक मिनट, U गिवन है तो हमें V निकालना चाहिए। V इज इक्वल टू VXY होता है, जो चीज़ गिवन है उसको ना लिख करके हमने क्या बताया था, ये आपको पता है क्या है, आपको पता होना चाहिए। मिलने थॉमसन मेथड है ये। मिलने थॉमसन मेथड ने हम लोगों को ये सिखाया था कि अगर हार्मोनिक कंजुगेट जो कि U और V होते हैं आपस में एक दूसरे के, अगर U गिवन है तो V कैसे फाइंड आउट करना है ना। इफ़ यू आर गेटिंग V देन हाउ यू विल फाइंड दैट
दैट हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ वी दैट इज़ यू, वी गिवन है तो यू कैसे और यू गिवन है तो वी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मिलनेस मेथड में बताया गया था। तो लाइक अगर यू गिवन है तो वी आप फाइंड आउट करो तो कोई बात नहीं, इसका टोटल डिफरेंशियल निकाल लो। तो डेवर वी बाई डेवर एक्स डी एक्स प्लस डेवर वी बाई डेवर वाई डी वाई। अब देखिए ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं सी आर इक्वेशन से चेंज करके, वी एक्स है तो माइनस यू वाई कर देंगे डी एक्स, और ये वी वाई गिवन है तो यू एक्स कर देंगे डी वाई। अब यू वाई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, यू एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करते समय आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने बहुत ही आराम से बताया हुआ तो प्यार से। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द आंसर वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग व्हाट आई एम सेइंग, तो आप एक बार ही जाकर के उसे ज़रूर देखें। बाकायदे प्लेलिस्ट बनी हुई, एक एक बढ़िया से चैप्टर नंबर, वीडियो नंबर 1 2 3 4 सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपके पास अगर तब टाइम नहीं था तो आप यू कैन सिंपली लर्न इट राइट नाउ, क्योंकि चीज़ें मिले ना मिले नॉलेज ज़रूर मिलनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अ मैपिंग दैट इज़ दैट प्रिजर्व्स एंगल, प्रिजर्व एंगल मतलब जो एंगल को बनाए रखे, मतलब एग्जैक्ट कांस्टेंट एंगल बनाए रखे बिटवीन कर्व्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस इज कॉल्ड। मैग्नीट्यूड मतलब अगर एक प्लेन पर कोई एंगल 30 डिग्री है तो दूसरे प्लेन पर भी 30 डिग्री हुआ तो ये उसका प्रिजर्व एंगल प्रिजर्व हो गया, ठीक है। और सेंस मतलब अगर मान लो क्लॉक वाइज सेंस है, एंटी क्लॉक वाइज सेंस है, कोई भी सेंस है, वो दोनों सेम होना चाहिए एग्जैक्ट। जैसे मान लेते हैं हम लोग, अगर बात करें जेड प्लेन की, अगर मान लेते एक दो लाइन्स है, दो कर्व है, उनके बीच में कुछ थीटा एंगल है लेट से, तो दूसरा अगर डब्ल्यू प्लेन है जो कि हमारा कन्फर्मल मैपिंग की बात करें, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी कॉम्प्लेक्स मैपिंग यानी कॉम्प्लेक्स ग्राफ। अभी तक क्लास 11 12 में क्या पढ़ते थे, रियल ग्राफ, सारे के सारे रियल ग्राफ थे। अब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में ग्राफ बनाना सीखा, सोच लो। तो अगर इसमें जा कर के भी इन दोनों के बीच में एंगल एग्जैक्ट वही थीटा ही है, और देखो बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही, ठीक, एग्जैक्ट शेप भी वही है, तो इसे कन्फर्मल मैपिंग बोलते हैं। ये इस चैप्टर का है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन देन द मैपिंग डब्ल्यू इज टू एफ जेड इज़ कन्फर्मल एट ऑल पॉइंट्स जेड एक्सेप्ट एट पॉइंट। देखिए कन्फर्मल मैपिंग होती है तब जब एफ डैश जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होता है मैंने बोला है, लेकिन इससे बोला एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो को छोड़ करके, इसका मतलब ही तो वही हुआ, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। लेकिन एक्सेप्ट वर्ड नहीं होता तो क्या होता, हमारा आंसर नंबर ये होता। सोचिए कितना थोड़ा सा इन्होंने घुमाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन ही गलत है, वाह भैया। ये सी ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है बाबू, ठीक है। कहता है कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म तब होता है जब ए डी माइनस बी सी इज़ नॉन ज़ीरो, ए डी माइनस बी सी इज़ नॉन ज़ीरो। आंसर नंबर 4। आगे, द इमेज ऑफ द सर्कल दिस, ये भी देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अंडर द ट्रांसफॉर्म, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जब भी दिया होता है बच्चों तो हम करते क्या है, ये जो सर्कल है उसमें जेड की जगह पे डब्लू का फॉर्म रखते हैं। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो डब्लू जेड प्लस वन लेफ्ट में आ जाएगा इज इक्वल टू जेड। आपको ये डब्लू का फंक्शन जेड के रूप में लिखा है, अब आपको जेड का फंक्शन बनाना है डब्लू के रूप में, तो इधर हो जाएगा डब्लू जेड और जेड को इधर ले आइए तो माइनस जेड, और ये माइनस डब्लू उधर चला गया। यहाँ से जेड कॉमन लेंगे तो जेड इज इक्वल टू माइनस डब्लू अपॉन डब्लू माइनस वन। दैट मीन्स कि आप इसे जब सॉल्व थोड़ा और अच्छे से लिख लो, डब्लू इज इक्वल जेड इज इक्वल टू डब्लू अपॉन वन माइनस डब्लू। अब ये जो आया ना बच्चों, इसको उठा करके सर्कल में रखेंगे, क्या आया, डब्लू अपॉन वन माइनस डब्लू, तो ये अपना हो गया डब्लू अपॉन वन माइनस डब्लू माइनस टू, सॉरी माइनस जेड माइनस टू है, सॉरी माइनस टू इज इक्वल टू टू। आपको पता है डब्लू भाई जो जेड प्लेन होता है, जेड में एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, डब्लू में क्या लिखते हैं, यू प्लस आई वी। तो जहाँ जहाँ डब्लू है वहाँ यू प्लस आई वी लिख देंगे, यू प्लस आई वी वन माइनस फिर यू प्लस आई वी माइनस टू इज इक्वल टू टू। अब इसे पूरा सॉल्व करोगे ना तो यू और वी में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सॉल्व करना है आपको, जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर माइनस वाला था, आई थिंक पाई बाई यू माइनस टू बाई फाइव, हाँ जहाँ तक यही है मेरे ख्याल से। एक बार चेक कीजिएगा, तरीका यही है, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिक्स पॉइंट बच्चों, फिक्स पॉइंट निकालने के लिए जो आपका एफ जेड होता है ना, जिसको आप डब्लू कहते हो, डब्लू की जगह जेड के इक्वल कर देंगे अगर आप, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट को निकालने का तरीका होता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, जब इसको इक्वल टू जेड करोगे आप तो सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने चेक किया था इसके कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। या तो आप करके देख लेना, एक बार चेक करना इसे, 3i जेड प्लस वन अपॉन माइनस जेड प्लस आई, तो इसे कीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है कोई एक आई और एक माइनस आई आ रहा था, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक।
कोई मैच नहीं कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म विच मैप्स द पॉइंट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे कि Z1 इज इक्वल टू, अगर इन्फिनिटी है तो W1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आप अगर चेक कर पाएंगे ना पता, तो रख के देख लीजिए, मतलब Z की वैल्यू रखिए और देखिए सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है। अगर आप इसमें से रखेंगे ना तो ये भी सेटिस्फाई कर, Z की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो W की वैल्यू 0 आएगी, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ये केवल यही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी लेकिन यहाँ पे रखेंगे 0, सॉरी इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी 0 आएगा, भी सेटिस्फाई, तो ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन ना चेक कीजिए, मतलब Z1 की वैल्यू इन्फिनिटी पे W1 ये मत चेक कीजिए, Z2 वाला चेक कीजिए। Z2 बराबर I है तो W2 भी I आना चाहिए, तो ये तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे रखते हैं -1 अपॉन I रखते हैं। अब आपको पता है I रखने के लिए I का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा -I अपॉन I स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखिए I आ रहा है क्या? I रखने पर I आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट W इज इक्वल टू FZ, भैया अभी बताया W इज इक्वल टू FZ में Z रखने पे क्या मिलता है? फिक्स पॉइंट। ठीक है, ऊपर ही बताया। ये क्या है? द क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? देखिए क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जिसकी वजह से फंक्शन सीम्स टू बी एनालिटिक हो, मतलब एनालिटिक ना बने। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, समझिएगा थोड़ी देर के लिए। नीचे ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे करिए, यहाँ पे ज़ीरो बनाने की कोशिश, तो ज़ीरो बनाने की कोशिश करते तो क्या निकाल लीजिए, ऐसे ही बना लीजिए, Z इज इक्वल टू -D/C। एक ये तरीका होता है जिससे क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, और एक और तरीका है, क्या आप इसको उल्टा करना है आपको। उल्टा मतलब ये W Z के फंक्शन में है, आपको Z को W के फंक्शन में लिखना है। तो जब आप ऐसा करते हो ना तो ये कुछ इसकी प्लेसेस बदल जाती हैं। मैं बताता हूँ कैसे। वैसे अगर हम मैच करें तो एक आंसर यहाँ पे ये वाला मिला और बिल्कुल यही आंसर भी है, आप चेक करेंगे आपका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, एक आंसर यहाँ समझ में आ गया। अच्छा एक हम क्या करें, Z को W के रूप में अगर लिखना है तो W इधर लाए, CZ + D, अरे वही जो मैंने इससे पहले बताया था वही बता रहा हूँ दोबारा, Z को B में लिखने का तरीका। सो दिस विल बिकम WCZ + WD इज इक्वल टू AZ + B। अब Z वाले को एक तरफ ला करके अब Z कॉमन लोगे, मतलब इसको इधर लेके आओगे तो Z कॉमन लेने पर WC - A बच रहा है, हाँ, इज इक्वल टू B - WD। अब क्या करें, डिवाइड कर लेंगे। आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, -WD + B, W को आगे करके लिख रहा हूँ, अपॉन WC - A, ये लिख के आ गया। अब आप सोच के देखो, ठीक है, Z अगर हमें बनाना है, बाई चांस 0 बनाना है ना Z को, तो Z की वैल्यू इन्फिनिटी, सॉरी, अगर आप इसके डिनोमिनेटर को 0 बनाना चाहते हो तो W की वैल्यू क्या आएगी, A/C, और A/C आप जैसे पुट करोगे तो यहाँ पे 0 नीचे मिलेगा और 0 की वजह से क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी। मतलब 2 बार, कब कब, Z इज इक्वल टू -D/C, और जब आप उसे इन्वर्स मैपिंग करते हो, इन्वर्स मैपिंग वही W को Z में नहीं, Z को W में करते हो तो इन्वर्स मैपिंग हो जाती है। तो उस वजह से Z हमारा इन्फिनिटी आता है जब हम W की वैल्यू रखते हैं A/C जो बन रहा था अभी। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, वेयर द फंक्शन सीम्स टू बी एनालिटिक, सॉरी सीजेस टू बी एनालिटिक, सीजिंग मतलब रुक जाता है, एनालिटिक नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफॉर्म द सर्कल दिस इनटू, देखिए यही इसी को ही हमें सर्कल में ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक बात सोचिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले। क्या आप इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं? चलिए मैं बनाता हूँ। होल स्क्वायर अगर आप बनाएंगे तो x² - 4x, और इसमें मैं एक काम करता हूँ, 4 ऐड कर लेता हूँ, 4 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, +y² इज इक्वल टू 0। 4 को उधर भेज देता हूँ, और ये जो बन रहा है ये x - 2 होल स्क्वायर बन रहा है, +y² बन रहा है, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बन रहा है, मतलब 4 को उधर भेजेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाए। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं mod z - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, ये 2 के स्क्वायर के इक्वल है, तो मतलब ये बन रहा है हमारा mod z - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 4 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात और समझिए, या आप इसको सिंपली ये भी तो कर सकते हो, मॉड भी लगा है स्क्वायर भी लगा है तो पॉजिटिव तो बन ही जाएगा। आप क्या करो, यहाँ से इसको Z को W में ट्रांसफॉर्म कर दो। Z को जैसे वहाँ पे क्या था ना, Z को W के टर्म में लिखेंगे आप कुछ, तो क्या होगा, ये जब ये Z W के टर्म में आएगा फिर इस W को हम उठा करके यहाँ पे रखेंगे, और W की जगह पे U + IV, जहाँ जहाँ W का उससे रखेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे ना तो V ऑटोमेटिक हट चुका होगा और आंसर आपका सिर्फ U में आएगा, 4U + 3। एक बार क्रॉस चेक इसे ज़रूर करिएगा, 4U + 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने बताया समझ में आया। पहले इस वाले इक्वेशन को
आपको z इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू टाइप में कन्वर्ट करना है और फिर z की वैल्यू उठा करके ये वाले इक्वेशन में रख देना है। आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे 2 भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो एक आंसर इसमें मैच कर जाएगा जो कि 4u + 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन्वर्स पॉइंट। इन्वर्स पॉइंट ये एक वीडियो में थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो मैंने वहाँ पे रिफॉर्म कर दिया था। आप लोग कमेंट्स एक बार जरूर देख लिया करो जब भी MCQ देखा करो, क्योंकि कई सारे MCQs होते हैं और केवल एक ही काम ना हो करके दो आपका डिस्क्रिप्टिव एंड MCQs पे ज़्यादा वो होता है। दिमाग मेरा उसी पे होता है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कराया जाए, इसलिए जहाँ से भी मिलता है जैसे भी मिलता है कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें, मिस्टेक हो जाती हैं, तो उसे मैं रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए जो भी मिलता है वो दिया जाता है। फिलहाल देखिए इन्वर्स पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन है, z गिवन है तो इसका इन्वर्स, अच्छा देखिए ये r लिखा हुआ है ना, अगर हम मॉड z स्क्वायर कर दे तो r स्क्वायर हो जाएगा। मॉड z को z बार लिख सकते हैं r स्क्वायर। तो आप पता है इसका जो इन्वर्स पॉइंट होता है आपको इधर भेज देना है इसे, z इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन z बार। वैसे इन्वर्स पॉइंट का मतलब सिंपल सा यही होता है कि ऐसे सर्कल के अंदर से अगर एक पॉइंट, उसका सेंटर और z और एक बाहर का पॉइंट अगर ये एकदम सीध में होते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपस में इन्वर्स पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी बात है। तो यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन z बार हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, z बार बी वाला ऑप्शन है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है, z बार है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन क्या है भाई, लेट एफ जेड इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो कह रहा है कि नॉन नेगेटिव है, कांस्टेंट है, सब कुछ तो लिख रखा है। ये एफ जेड ये मॉड m से लेस है तो ये भी क्या होता है ml से कम हो जाता है, क्योंकि l उसकी क्या है लेंथ है। ये तो एक सिंपल सी एक अपनी थ्योरम थी, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये तो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको एक बात बताऊं कि सर्कल आपका मैक्सिमम 2 तक गया है। ठीक है, मतलब उसकी जो रेडियस है मैक्सिमम 2 है और 2 से 2i तक जाना है इसे, मतलब यही है, आप ये समझ लो ना। यहाँ पे 2 0 0 2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है मैक्सिमम 2 से 2i, मतलब इसी में ही रहना है। तो ऐसे केस में आपको लेस देन टाइप की जब बात होती है तो आप उसकी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू मॉड जेड की या जेड की वैल्यू रखते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाता है। तो आप यहाँ पे इसको देखिए, जेड की वैल्यू सबसे बड़ी यहाँ पे 2 हो सकती है, उसकी बाउंड्री 2 रखिए ज़रा, 2 + 4 अपॉन 2 पावर 3 - 1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन ये हो जाएगा अपना 7। ठीक है, ठीक है, और केवल इतने नहीं, लेस देन इक्वल होगा ये जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू। और पाई भी लग जाता है। पाई क्यों लगता है, ये तो शॉर्टकट है हमारा। पाई आपका एक रोटेशन लेने के लिए पाई लगाना पड़ता है। हम इसे पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसे ट्रिकी वे में आपको समझा रहे हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसको ऐसे ही कर लेना है और आंसर ऑप्शन आपका ए है, और जो कि परफेक्टली आंसर आएगा। और सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर तो आप जान ही रहे, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन है कि भैया सॉल्व ही करना है। अब अगर इसको मैं बताऊँ आपको एक सिंपल तरीके 12th वाले तरीके से, तो यहाँ पे a + b cos थीटा के प्लेस पे 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला आप लगाएंगे, 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। ठीक, अब ये जो यहाँ पे आप cos थीटा के प्लेस पे पुट करोगे तो 1 + tan स्क्वायर θ/2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वहाँ पे इसे सेक स्क्वायर कर देंगे ऊपर में, मतलब न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर θ/2, और नीचे यानी डिनोमिनेटर में आप इसे एलसीएम जब ले रखे होगे तो 1 + tan स्क्वायर, थोड़ा गंदी सी राइटिंग है संभाल लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे 1 माइनस वाला tan हो जाएगा। अब आप tan θ/2 को t लेट करोगे तो आपका ये डिफ्रेंशिएशन में पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और जब सॉल्व, ये सब जगह स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करता है, एक हम लोग की डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी कि जब भी 0 से 2a होता है कोई चीज़ और fx है dx, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, तो ये 2 × 0 to a में कन्वर्ट हो जाता है या फिर 0 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 2 × 0 से a में जब कन्वर्ट होता है, ये तब होता है जब f में, मतलब फंक्शन में x के प्लेस पर 2a - x रखने पे वो वही आ जाए। ठीक, तो आप देख पाओगे ना जब सब्जी के स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर की वजह से सब्जी के पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी ये चीज़ सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आपकी लिमिट जो बनेगी यहाँ पे 2 0 to पाई बन जाएगी, और जो अपना बना था मतलब सेक स्क्वायर थीटा जो भी था वो अपना वैसे के वैसे सेक स्क्वायर θ/2 एंड जो भी था a 1 + tan स्क्वायर प्लस b 1 - tan स्क्वायर। अब tan θ/2 को t मानेंगे एंड आप बाकी की सारी लिमिट चेंज करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो आई थिंक इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद है 2 पाई अपॉन √a² - b², शायद ये आंसर था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए
पहले तो यहाँ पे 0 से पाई, यहाँ पे भी 2 वाला कॉन्सेप्ट चल जाएगा। मतलब अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो 0 to π/2 हो जाएगा एंड इट विल बिकम, मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ, ए डी थीटा, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि सर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप बता ही नहीं रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं, अब यहाँ पे जब ये सिंपल केवल साइन थीटा होता तो हम इसको टेन में बदल देते, टेन के हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में। आपने 12th अगर अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ा ना तो कई सारी चीज़ें बीएससी में आपको दिक्कत नहीं होती। और उसके बाद अगर ये स्क्वायर में है, चाहे साइन स्क्वायर है चाहे कॉस स्क्वायर, तो ऐसे केस में आप इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, तो पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों 2 × 0 to π/2 एंड दिस विल बिकम ए सेक स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा ना। और नीचे में आई थिंक डिनोमिनेटर में नीचे क्या होता है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे सेक स्क्वायर कॉस से डिवाइड कर रहे हो, कॉस स्क्वायर से, तो ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और प्लस साइन स्क्वायर के प्लेस पे टेन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे केसेस में आपको डिनोमिनेटर में सब्जी के टेन ही बना लेना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इतना सा, तो आप टेन ही बना लेंगे। चलिए देखिए मैं बना देता हूँ। तो क्या होगा भाई, ये 2 तो था ही, 0 to π/2, और अपना न्यूमरेटर में ए सेक स्क्वायर थीटा तो था ही, डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और सेक स्क्वायर था ना नीचे, 1 + tan स्क्वायर बन गया। देखिए आप लोग साथ में अगर चाहें तो लिखते चले जाएँ तो अच्छा रहेगा। और ये तो tan स्क्वायर बदलने ही वाला था, ठीक। अब क्या करना है, tan थीटा को आप टी जैसे लेट करने वाले हो, यू विल गेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो ऊपर ये इतना जितना जो दिया हुआ है इसकी प्लेस बदल जाएगी, और आप अगर लिमिट चेंज करोगे तो 0 पर 0 और π/2 पे इन्फिनिटी, तो यू विल गेट व्हाट 2 to 0 to इन्फिनिटी, और ए अपना ए तो ए ही रहने वाला है, एंड दिस विल बिकम व्हाट डी टी, सिंपल डी टी हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो आप ए स्क्वायर + 1 टी स्क्वायर हो गया एंड प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब ये हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर से ए कॉमन ले रहे हैं और डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर को फ्री कर रहे हैं। फ्री इन द सेंस कि इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट उसको बाहर करते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2 to 0 to सॉरी पहले ए बाहर आया इधर से, और इधर से ए स्क्वायर + 1 बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी टी होल अपॉन क्या था टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर + 1, है ना। और इसको मैं रूट में और स्क्वायर लगा देता हूँ, इसे चलेगा, दौड़ेगा, है ना। अच्छा तो अभी क्या करना है, ये देखने से कि आपको पता नहीं चल रहा है कि ये किस के तरीके का बन चुका है, ये बदल चुका है इंटीग्रेशन डी टी अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब इसका इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है, इसका इन्वर्स में फॉर्मूला होता है tan इन्वर्स में क्या होता है फॉर्मूला वैसे 1/a मतलब ये रूट के मतलब स्क्वायर हटाने के बाद जो बचता है उसे a बोलते हैं। तो 1/a मतलब √a/a² + 1 और tan इन्वर्स x अपॉन है, tan इन्वर्स x मतलब t अपॉन a मतलब वही अपना पूरा रूट, ठीक है। और हमें क्या लिखना है, हमारी जो लिमिट है 0 to π/2 चलेगा। अब अगर π/2 रखोगे बच्चों, एक सेकेंड, 0 to इन्फिनिटी हो गया था ना, ये π/2 तो था ही, ये इन्फिनिटी होगी, सॉरी इन्फिनिटी रखोगे तो tan इन्वर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 रखो तो 0 हो जाएगा, tan इन्वर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 मतलब ये π/2 - 0 देगा, यानी π/2 दे देगा। तो हमें बस किसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक मिनट, ये a² था बच्चों, ठीक है, यहाँ पे a² है तो a तो बाहर आ जाएगा, जब a बाहर आएगा तो a से कैंसिल हो जाएगा, और इस रूट से एक रूट कैंसिल होगा तो एक रूट आ जाएगा, मतलब 2/√a² + 1 पहले बात तो ये हो जाएगा, और यहाँ से π/2 आ जाएगा, यहाँ से π/2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आया क्या π/√a² + 1। तो आंसर क्या आया π/√a² + 1। बात समझ में आई, तो आंसर कहाँ है, ये वाला, ठीक है बच्चों। एग्जैक्टली ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन को भी करना था, ठीक है। एक बार इसे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। Z1 Z2 सबके सब पोल्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव जो हमारे रेसिड्यूज है वो R1 R2 करके हैं। तो हमें इंटीग्रेशन जब फाइंड आउट करना होता है तो वो होता है 2πi और सिग्मा r, मतलब सम ऑफ रेसिड्यूज, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, रेसिड्यू फाइंड आउट करना है किस पे, z = 2i पे। तो पहले आप रेसिड्यू आपको पता है कैसे निकलता है, पोल्स पे निकलता है। पोल्स कहाँ से निकलते हैं, डिनोमिनेटर 0 करने पे। आप इसे z² + 4 को z + 2i और z - 2i भी लिख सकते हो, इजंट इट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको किस पे रेसिड्यू z = 2 पे चाहिए था, तो आपको लिखना भी ऐसे होता है, रेसिड्यू एट z = 2i इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 2i, और ये जो लिखा हुआ है फैक्टर ना
जिस पे आपको रेसिड्यू फाइंड करना होता है वही आप यहाँ पे भी लिख देते हो, z माइनस 2i, z माइनस 2i लिखते हो और ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो अब z की वैल्यू 2i आपको यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे, तो जब वहाँ रखोगे तो 2i होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2i प्लस 2i यानी 4i, तो ये जाएगा 4 और आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4i। तो भैया ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन आई का को सॉल्व करेंगे, आई का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये एक तरीके से सिर्फ आई आ जाएगा, सिर्फ आई आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, आई। नेक्स्ट, ये रेसिड्यू है। देखिए ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन। इसमें अगर आप सही से ध्यान देंगे तो साइन जेड की सीरीज जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है ना, प्लस जेड पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे ये तो ऑड टर्म सीरीज है। और जेड पावर आप देख पा रहे होंगे, तो एक तो ये पोल हटा सकता है, मतलब एक पोल हटाने की एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी इसके अंदर एक है, तो एक जेड आप हटा सकते हो। तो अगली लाइन आप ये लिख सकते हो, जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, एक हट जाएगा जेड पावर 3। और ऐसे केस की एक बड़ी खासियत होती है कि जो टर्म हमारा एक कॉन्स्टेंट वाला तो हटा के बात करते हैं, इसके साथ जो सेकंड टर्म जिसमें जेड आपको मिल जाएगा, उसका जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा आंसर होता है, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज़ माइनस 1 अपॉन 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 6। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन। अरे बहुत ही सिंपल सा, देखो आप देखो ये इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी परफॉर्म करेगी अच्छे से, आप देख पा रहे होगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देख पाओ तो एक्स यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ पुट करनी है आपको, बड़ी सिंपल है। देखिए आप क्या करोगे, आपको ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये जो लास्ट वाला पोर्शन है जिसमें कंट्यूर इंटीग्रेशन वाला सीन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा आप 12th वाली तरीके सिंपल कर लो ना, ठीक है। टेन थीटा हमने लेट किया, तो आप जैसे पुट करोगे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। जीरो टू इन्फिनिटी आप जब पुट करोगे भाई, जीरो रखोगे यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। भाई रिप्लेस करोगे तो लिमिट्स भी तो रिप्लेस्ड होंगी ना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा और एक होल स्क्वायर और भी लग गया। तो सॉल्व करो भैया, डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको भी सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सेक की पावर 4 नीचे हो जाएगा। और आप अगर इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0 टू पाई बाई 2, और सेक स्क्वायर ऊपर था, सेक पावर 4 नीचे था, तो सेक पावर 2 नीचे बचा, चलेगा। सेक पावर 2 को हम सेक पावर 2 ना लिख करके हम इसको कॉस लिख दें, चलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा, हम एक काम करते हैं आपको याद दिलाते हैं, साइन पावर 0 थीटा लिख दे, चलेगा। भाई साइन है नहीं तो हमने 0 लगा दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये है हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन में वेलिस फॉर्मूला। अगर याद हो तो क्या होता था, वेलिस फॉर्मूला में जो पावर्स होती थी उनमें 1 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3/2 हो जाएगा। और साइन में भी 0 है पावर, तो 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2, और गामा के अंदर दोनों को ऐड करिए, 2 प्लस 0 प्लस 2, तो 4/2, तो 2 आ गया। ठीक, इसे सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, ये 3/2 है ना, 3/2 से आप एक माइनस करके, यानी 3/2 में से 1 माइनस करोगे 1/2 बचेगा, उसे बाहर करते हो, और फिर जो 1/2 बचेगा उसे अंदर रहने देंगे, और ये भी 1/2 है डिवाइडेड बाई, ये जब पूरी वैल्यू होती है तो उससे एक कम फैक्टोरियल बाहर आता है गामा के अंदर, तो गामा के अंदर 2 है तो एक फैक्टोरियल कम करके बाहर आने का मतलब 1 फैक्टोरियल बाहर आएगा, एक तरीके से 2 ही बचा। और इसकी वैल्यू रूट में पाई होती है, ये भी रूट में पाई, तो एक पाई हो गया, तो पाई बाई 4 हो गया आंसर। ठीक, दो चीज़ें 3 चीज़ें इसमें मैच होके आ रही हैं, मतलब बीएससी की सारी चीज़ें अगर आप एक बार दिमाग में रखते हो, दैट मीन्स कि अपने असल जीवन में कोई एम या नौकरी मिली तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर भी खुशी से जिएंगे। मिले ना मिले, लेकिन आप नॉलेज के हकदार तो होगे। और आपको सही बात बताएं, जिसके पास नॉलेज है उसके पास सब कुछ है। गवर्नमेंट नहीं मिली, मेहनत तो करेंगे तो प्राइवेट कहीं नहीं गए। और आप एक बात बताएं, जितना प्राइवेट में आप कमा सकते हैं गवर्नमेंट में नहीं कमा सकते, सिंपल सी बात है। और उसकी जवाबदेही ज़्यादा नहीं होगी। गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा कमाएंगे तो जवाबदेही देनी पड़ेगी, और प्राइवेट में कमाते रहिए, जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको ए टेन थीटा लेट कर लेना चाहिए। जैसे आप लेट करोगे बच्चों, ध्यान से देखिए, एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट में ए टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है, रूट में ए टेन थीटा बन जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो भैया वो रूट ए तो ठीक है, आपको रूट टेन थीटा भी रूट टेन थीटा का आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ये, और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन रहा है जाकर के डी थीटा। ठीक, और लिमिट आपको पता है 0 से टेन थीटा जब करोगे तो भैया वो तो बनेगा 0 से पाई बाई 2। ठीक, 0 से पाई बाई 2 लिमिट भी बनेगी और ये सब मिल जाएगा।
और जब आप ये डिनोमिनेटर पुट करोगे ना, तो डिनोमिनेटर में जब रखोगे ए पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे ए रखोगे, ए स्क्वायर ले लो, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर होगा तो ए अपना बाहर आ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए पावर 4 कॉमन ले लोगे, है ना, तो ए पावर 4 पहले तो डिनोमिनेटर में बाहर चला जाएगा एंड टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो एक तरीके से आप देख पा रहे होगे, मैं लिखता हूँ, कुछ छूट ना जाए बस, मैं लिखता हूँ, देखिए 1/2a⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 हो जाएगा एंड डी एक्स के प्लेस पे डिनोमिनेटर के प्लेस पे सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या बनेगा भाई, बड़ा ही बढ़िया था, आपका ए एक बाहर आएगा एंड क्या था भाई, 1/रूट में टेन थीटा और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यस बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रूट में अब ये 0 से π/2 है, इसमें वेलिस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वेलिस फॉर्मूला कैसे लगेगा, एक तो 1/2a⁴ तो रहेगा। अब देखिए इसमें से 2a⁴ किस में है, फिलहाल अभी तो और भी करना है, तो देखिए बन क्या रहा है, मैं बताता हूँ। 1/2a⁴ इंटीग्रेशन और 0 to π/2, वेलिस फॉर्मूला लगाने के लिए लिमिट आपकी 0 से π/2 होनी चाहिए, और रूट में टेन थीटा नीचे है ना, तो आप उसको सॉल्व करके साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो भैया हो साइन पावर -½ थीटा बनेगा और कॉस पावर +½ थीटा बनेगा, थीटा डी थीटा, ठीक। अब वही चीज़ है, वेलिस फॉर्मूला लगाएंगे, लगा डालिए, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइव सिंगल आला आप इसमें 1 ऐड करोगे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और इसमें 3/2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कीजिए, -½ और +½ 0 हो गया, +2 करिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो वो एक तरीके से बना जाएगा। और गामा के अंदर 1 है, पूरी वैल्यू है, तो एक कम करके फैक्टोरियल बाहर आता है, तो 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 हो गई, ये 2 2 4 हो गया, और इसकी वैल्यू तो फिलहाल पाई होती है, और ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1/2 और गामा में 1/2, यानी एक तरीके से 1/2 भी आएगा, है ना, 1/2 और पाई आ जाएगा, तो एक तरीके से 2 यहाँ से 2 2 4 2 8, तो ये आपका बन गया भाई π/8a³ बन रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, ओह सॉरी एक चीज़ गलती कर दी मैंने, एक सेकंड रुकिए, देखिए गलती क्या हुई, आप जब पावर में 1 ऐड करते हो ना, तो -1/2 में 1 ऐड करोगे तो 1/2 होगा, और बाई 2 भी तो होगा, डिवाइडेड बाई 2 भी तो, m+1/2 भी तो होता है जो पहले बताया, इसमें करोगे तो 3/4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन, वो तो सही किया था, 2 टाइम्स दोनों का एडिशन करके फिर 2 से ऐड करके फिर ठीक ये आया 1, ठीक, ये तो ठीक था। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ बन गया था 1/4a³ और अपना बना था 1/4 और 3/4। एक मेरा बात ध्यान सुनेगा, गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप गामा के अंदर n और 1 - n, मतलब इन दोनों का एडिशन 1 अगर आ जाए और उनका प्रोडक्ट निकालना हो, तो ये होता है π/sin nπ, ठीक। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए n इसको मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4a³ π/sin nπ, sin nπ मतलब sin π/4, sin π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2 ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई, तो √2 π/4a³, √2 π/4a³, √2 π/, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। ये सॉल्यूशन करना पड़ा, बड़े क्वेश्चन थे, ये तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको हम लोग मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टी से करते हैं, वैसे बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये जो cos x है, इसको हमें e पावर में कन्वर्ट करना होता था, e पावर समथिंग ये इसमें कन्वर्ट हो जाता था, e पावर -a आता था, लेकिन आपको और चीज़ें बतानी पड़ेंगी, e पावर -a तो तीनों में है, यहाँ ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो a और b में से कोई आंसर होगा, लेकिन कैसे, कौन सा आंसर होगा, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप बात करो इस वैल्यू की, तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल हो सकती है मॉड ऑफ cos x/a² + x², क्यों भाई, मॉड लगाते ही आपको क्या हो जाता है, कॉस की वैल्यू सबसे बड़ी वाली रखनी है, अगर रख लें हम सबसे बड़ी वैल्यू रख लीजिए, तो 1/a² + x² चलेगा। अब इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए और इसे यहाँ पे लिख करके इसे भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक। लिमिट कितनी है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक, रखिए ज़रा, तो लेस देन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो अपना आया 1/a tan इनवर्स x/a, और लिमिट हमारी थी क्या, 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे तो π/2 मिल जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, तो π/2 है, और साथ में e पावर माइनस है, तो आंसर ऑप्शन आपका ए सही है, आंसर ऑप्शन
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर विच स्मॉलेस्ट नंबर एन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। 1 प्लस आई गिवन है बच्चों, 1 माइनस आई नीचे गिवन है, तो आप क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लो, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, होल पावर 2। ठीक है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो पहले पावर 2 बना लो, पावर 2 बनाने के बाद सॉल्व कर लो, हो जाएगा आंसर। तो इसे आप ओपन करोगे, पता है सिर्फ और सिर्फ 2 आई आएगा, और डिनोमिनेटर से आपको 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, आई पावर एन कितना करे कि 1 हो जाए, मिनिमम वैल्यू 4 कर दीजिए, तो एन की वैल्यू 4 चल जाएगा। तो स्मॉलेस्ट बोला है, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, होल स्क्वायर करना है। आप इसको मॉड ना समझ से सिंपल सा ब्रैकेट समझ लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको पता है माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो 2z1 स्क्वायर मॉड में और प्लस 2z मॉड z2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 वाला कॉमन ले लीजिए, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an तक है, प्रोडक्ट निकालना है। तो आप ये सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या इसको हम लिबनिज एक सेकेंड डिमाइवर थ्योरम से इसे e पावर i पाई बाई 2 पावर 1 लिख सकते हैं, 2 पावर r, सॉरी 2 पावर r, ठीक है लिख सकते हैं ना, बात समझ में आ रही। अब जरा सबके प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, a1 इंटू a2 इंटू a3 an, ठीक है लिखता हूँ मैं। तो पहला वाला प्रोडक्ट क्या आएगा, e पावर i पाई बाई 2 पावर 1 इंटू ई पावर आई पाई बाई 2 पावर 2 इंटू ई पावर आई पाई बाई 2 पावर 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, एक समय ऐसा आएगा लिखा जाएगा ई पावर आई, इन्फिनिटी तक जाना है ओ भाई साहब, तो इन्फिनिटी लिख दो, अप टू इन्फिनिटी डॉट डॉट लगे रहने दो। तो अब क्या होगा, इसके बाद आप लिखोगे तो भाई प्रोडक्ट है, सबकी पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो आई पाई बाई 2 प्लस आई पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे आप लिखना चाहेंगे। तो ये ई पावर में इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई तो सब में आ रहा है, तो आई हम बाहर ले लेते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट जीपी की सम का, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर, आर मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट को डिवाइड करो, तो आई से आई कैंसिल, ये आई तो पहले ही बाहर ले लिया आपने, तो पाई बाई 2 स्क्वायर से में पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2, 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ई पावर आई पाई आ जाएगा, ई पावर आई पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0, तो यानी एक तरीके से ई कॉस पाई की वैल्यू -1, यानी आंसर कितना आया -1। नेक्स्ट देखिए, log 1 माइनस आई, log 1 माइनस आई भैया log 1 एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला होता है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने मैथमेटिकल मेथड्स में सीखा हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था मैथमेटिकल मेथड्स में एक चैप्टर, हालांकि पहले तो एक ट्रिग्नोमेट्री की बुक होती थी जिसमें डिमाइवर थ्योरम अपना ये लॉग वाला, लॉग में आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती थी देखने को। अब हमारा ये अलग बुक में मैथमेटिकल मेथड्स नाम से एक बुक आ गई है, आई tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो रख लीजिए भाई, एक्स है यहाँ पे 1, वाई अपना -1, तो -1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये तो 1/2 log 2 तो आएगा ही, और साथ में प्लस आई, ये दिखा देता हूँ मैं, देखिए प्लस ये तो अपना आ गया 1/2 log 2, ठीक है log 2, और यहाँ पे आई tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई अपना -1 और एक्स अपना 1 है, तो y -1 और x + 1 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, y -1 x + 1, तो ये फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में आपको अगर एंगल निकालना हो तो आप पहले उसका फर्स्ट वाला एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल निकाल लीजिए, और उसी में अगर यहाँ पे थीटा आता तो उसी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाइए, तो 1/1 है, 1/1 का फॉर्मूला आंसर क्या होता है, tan इनवर्स है π/4, उसमें लगा दीजिए आप माइनस, तो -π/4, तो आंसर आपको पहला वाला एकदम मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द जनरल वैल्यू ऑफ दिस, जनरल वैल्यू जब लॉग की बोलता है, जनरल वर्ड इस्तेमाल कर देता है, तो कुछ नहीं, आपको उसी फॉर्मूले में 2n पाई ऐड कर देना होता है, और कुछ भी नहीं। अगर आप इसे देखोगे तो हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे बच्चों तो 4 आ जाएगा, है ना, 3 + 1 4, और इसको लिखना चाहो तो 2/2, 2 बाहर लेकर के 2 से 2 काट सकते हो, तो यानी एक तरीके से log 2 मिलेगा, ठीक है log 2 मिला, ये वाला देखें, और इसकी वैल्यू 2n पाई आई तो हम ठीक है रखेंगे ही एंगल में, प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो y है √3 और ये है x माइनस। अब देखिए y नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव, कहाँ होता है y पॉजिटिव x नेगेटिव, ये वाले में सेकंड में, तो सेकंड वाले का आंसर कैसे लिखा जाता है, y पॉजिटिव x नेगेटिव, हाँ बिल्कुल। अगर आपने फर्स्ट में निकाल लिया उसको, तो उसी में पाई में से उस थीटा को माइनस कर लो, तो एक तरीके से माइनस भूल जाओ, तो √3 का आंसर क्या होता है, √3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी π/3, और इसे हमें पाई में से माइनस करना है, तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 2 π/3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ 2n पाई आई प्लस 2 π/3, 2i π/3, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, आंसर 2 कॉमन आ रहा है, और पाई आई भी कॉमन आ रहा है, 2 पाई आई, तो n बचा n प्लस
1/3 या, सो दिस वन आंसर इज़ राइट। नेक्स्ट देखिए, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। आप इसको देखिए, सिंपली ये समझिए कि आपको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना भाई, क्योंकि आप जब ये लिख, ये पता है लिमिट क्या लिख रखी है आपको, शायद सही से दिख नहीं रही होगी, z टेंड्स टू 1 + i लिखा हुआ है। जब इसको आप पुट करोगे ना तो पता है क्या बनाएगा, 0.0 फॉर्म बनाएगा। तो 0.0 फॉर्म बनाने के लिए देखिए, इसमें तो एल हॉस्पिटल रूल जैसा कोई फॉर्मूला दिया नहीं आपकी बुक में, लेकिन आप लगाओगे ना तो आंसर सही आएगा। 0/0 फॉर्म है ना, डिफ्रेंशिएट करिए जरा न्यूमरेटर में z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा भाई, लिमिट को अंदर कर लीजिए, होल स्क्वायर बाद में लगाएंगे। लिमिट आपको पता है ना, कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी चली जाती है, पावर में चली जाती है, लॉग के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट आप ऊपर करोगे तो ये 1 और i तो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, और z की वैल्यू आ जाएगी 1, नीचे आ जाइए 2z - 2, ठीक है। अब लिमिट आप रखेंगे, मतलब 1 + i रखेंगे, यहाँ पे रखिए 1 + i, तो रखेंगे तो क्या होगा भाई, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो 2 1 + i और -2 और होल स्क्वायर मान लो लगाना ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2 और 2i और -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2i बचा नीचे, 1/2i होल स्क्वायर, 2i होल स्क्वायर तो भैया हो गया 4i स्क्वायर, मतलब -1/4, इजंट इट? समझ में आई बात, -1/4 आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ये गायब है, मैं हिंदी वाला देख लेता हूँ, बड़ा खतरनाक लिखा हुआ है। लिखा है, यदि एक फलन f(z) बिंदु z पर अवकलनीय हो तो, मतलब इफ़ फंक्शन f(z) इज डिफरेंशिएबल एट z, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या कहना श्योरिटी है? डिसकॉन्टिन्यूस? भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चीज़ डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। हार्मोनिक कहना मुश्किल है, कॉन्टिन्यूस होना बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस अगर है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है फिलहाल। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसी जो कॉन्टिन्यूटी है वो छोटी सी वैल्यू है, हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आइए, द लिमिट 2z³ - 1 होल अपॉन z² + 1 इज़, यहाँ पे भी वही काम है ना। लेकिन आपको एक बात बताएं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, पावर z की न्यूमरेटर में ज़्यादा है ना। तो आप ऐसा ना कर दीजिएगा कि ज़ीरो, मतलब भाई इन्फिनिटी ऊपर पावर जिधर ज़्यादा होता है वो रियल के केस में होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, z को कन्वर्ट कर लेंगे, z की प्लेस पे 1/t हम लेट कर लेंगे। जब आप उल्टा कर रहे हो तो जब t लिखोगे, इसी की लिमिट को t में कन्वर्ट करोगे तो t = हो क्या जाएगा, वैसे 1/z हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे जब आप 2/t³ - 1 अपॉन 1/t² + 1, जब एलसीएम लोगे टोटल तो क्या बनेगा भाई, ये t³ यहाँ चला जाएगा और t² यहाँ चला जाएगा और एक t नीचे आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ उसको फिर से, लिमिट t टेंडिंग टू 0, और अपना आ जाएगा भैया 2 - t³ और अपॉन में एक t बचेगा और 1 + t², ठीक। तो अब नीचे मल्टीप्लाई होगा t + t³ हो जाएगा, है ना, t + t² हो जाएगा, ठीक। तो क्या किया हमने, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करी भाई, 0/0 फॉर्म बन रही क्या, 0 अपने ऊपर पुट किया तो इन्फिनिटी बन जा रहा है। एक सेकंड, डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप ऐसे भी रखेंगे तो ऊपर तो 2 मिल रहा है और नीचे 0 मिलेगा, तो इन्फिनिटी ही आ रहा है सिंपली। इन्फिनिटी तो भाई लिमिट में आ सकता है, 0/0 फॉर्म या फॉर्म्स नहीं आ सकते हैं, तो आई गो विद दिस आंसर। नेक्स्ट देखिए, z/z बार, भैया ये तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। कैसे, देखिए आप z की वैल्यू x + iy रखोगे और z बार की वैल्यू x - iy पुट करोगे, और लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब होता है ये साइमल्टेनियस लिमिट है, z जब 0 होगा तो x और y दोनों 0 होंगे। साइमल्टेनियस लिमिट को सॉल्व करने के लिए भी मैथमेटिकल मेथड्स का एक चैप्टर था, इन विच हम लोग सेवरल वेरिएबल की कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट सब डिस्कस किए थे, देखिएगा आपको वो भी मिल जाएगा। तो ऐसे में हम लोग डिफरेंट पाथ पे चेक करते हैं। पाथ कैसे सेलेक्ट करते हैं, y और x की पावर देखते हैं, दोनों की पावर 1 है, तो y = mx लेना, पाथ एकदम सही रख के देख लीजिए यहाँ पे mx, ये भी mx। जब आपने पूरे फंक्शन को सिर्फ x वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया तो y वाली लिमिट हट करके सिर्फ x वाली रह जाएगी। अब अगर आप देख पाएँ तो न्यूमरेटर से x कॉमन, डिनोमिनेटर से x कॉमन, सब कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा ये कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + im एंड अपॉन 1 - im, और आपको पता है x का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, x वैसे कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये डिपेंड कर गया m पे, डिपेंड्स ऑन m, और m के सेवरल आंसर्स हो सकते हैं। तो सेवरल आंसर्स तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, इफ़ d हमारी मेट्रिक है m × m टू r इज़ अ स्यूडोमेट्रिक। स्यूडोमेट्रिक का केस होता है जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, आई थिंक थर्ड की थर्ड प्रॉपर्टी ये वाली, कि इसके एक ही तरफ एरो होता है, अगर दोनों तरफ एरो होता है तो सिंपली इसको मेट्रिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन होना चाहिए सही। ये उल्टा लिखा हुआ है, एक बात बताऊँ आपको, होता ये है कि इफ़ x = y
तो इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, उल्टा लिखा है तो, क्योंकि और देखो यहाँ पे फॉल्स भी लिखा है, कौन सा फॉल्स होगा, ये फॉल्स है, उल्टा लिखा हुआ, देखो होना ये चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बताया हुआ बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक, तो ये गलत है, ये लेस देन होता है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता है, इधर आ जाइए, इक्वल टू तो सही है, ठीक है, एक सेकेंड, केवल इक्वल टू लिखा हुआ है ना, ये भी गलत है, ये वाली सही है, केवल इक्वल टू थोड़ी होता है, लेस देन इक्वल दोनों होना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी वाला। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा है भैया, डिस्क्रीट मैट्रिक पढ़ाया हुआ है, इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक स्पेसेस में पढ़ाया हुआ है कि जब एक्स और वाई दोनों इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है और 1 होती है तब जब ये अनइक्वल होते हैं, ठीक, सही है। नेक्स्ट देखिए एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, ये प्लेस अगर चेंज करने पे कोई फ़र्क ना पड़े, डिस्टेंस सेम आए तो उसे सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक स्पेस में डी एक्स वाई, हाँ ये तो सही ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या क्या कह रहा है, ये कौन सी, अच्छा ये एक इनइक्वालिटी है, इसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, नाम भी बताया गया था, ठीक है। आगे देखिए, इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी, डी इज कॉल्ड, देखिए डी को डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, मैट्रिक भी बोलते हैं, ये दोनों आंसर इसके इसी के नाम, तो बोथ आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वही दे दिया, यहाँ पे जो एक्स होता है बच्चों वो स्पेस होता है, मैट्रिक नहीं होता है, मैट्रिक स्पेस लिखना चाहिए, तो ये नन ऑफ दिस लगाओ यहाँ पे, बेस्ट सुटेबल आंसर। इन्होंने भी गलतियाँ की हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही सही कर रखे हैं। यूक्लिडियन मैट्रिक, ये आपका यूक्लिडियन मैट्रिक जो होता है वो आपका ये होता है डिस्टेंस फंक्शन मॉड में x1 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। इफ़ एक्स डी इज़ मेट्रिक स्पेस एंड के इज़ ग्रेटर देन 0 देन एक्स डी इज़ बाउंडेड, बाउंडेड लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बच्चों, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, बाउंडेड तभी होगा जब, बाउंडेड की बात हम लोग सीक्वेंस में ज़्यादा करते थे, ये देखने से पता चल रहा है मिनकॉस्की इनइक्वालिटी है, ठीक है। वैसे यहाँ जहाँ जहाँ 2 पावर लिखी वहाँ पी कर दीजिए, मिनकॉस्की इनइक्वालिटी जब उन्होंने सीखी थी वहाँ पे पी था, ठीक है, वही इन्होंने एक एग्जाम्पल ले लिया, पी की वैल्यू 2 रख दी है, चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, एन ओपन बॉल, ओपन बॉल में भैया ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, और कह रहा है एक्स नॉट का बताइए, तो एक्स नॉट देखिए ऐसे होता है, ओपन बॉल अगर निकालना है हमें, ठीक है, एक्स नॉट या ऐसे कर लो ए कॉमा आर, ठीक है, ये रेडियस होती है और वो पॉइंट होता है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्स नॉट कॉमा आर का है, तो क्या होता है लेफ्ट में माइनस कर दीजिए और राइट में ऐड कर दीजिए, तो यही आंसर होता है, देखिए एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर, लेकिन ओपन इंटरवल के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसी पे बेस्ट क्वेश्चन आ गया, एस ऑफ ए आर, मतलब ए की वैल्यू हमारी कितनी दी है -1 और आर यानी रेडियस कितना है 1, तो क्या निकालना है, माइनस कर दीजिए तो -2 आया और ऐड कर दीजिए तो 0 आ गया, -2, आंसर। नेक्स्ट ये भी वही है यहाँ पे, लेकिन क्लोज बनाया हुआ बच्चों, देखिए क्लोज है, ये क्लोज है ना, तो 1/4 1/4 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0 आ जाएगा क्लोज में, और ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 0 to 1/2, तो 0 to 1/2 इज़ इन क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, ओपन नहीं है, देख के रखिएगा इस चीज़ को। ये देखिए बड़ा ही लहरता हुआ क्वेश्चन आया है ये देखिए, फिलहाल एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज़, एवरी सबसेट, देखिए हर एक सबसेट की बात करें डिस्क्रीट में, तो डिस्क्रीट में जो सेट होता है वो क्लोपेन होता है, क्लोपेन मतलब क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, तो ओपन एज वेल एज क्लोज दोनों तरीके के बन जाते हैं, केवल क्लोज नहीं होता बाबू, चेक कर लेना एक बारी। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन इंटीरियर ऑफ ए इज, इंटीरियर ऑफ ए हमेशा ओपन होता है बच्चों, क्योंकि इंटीरियर में हमें क्या करना होता है, उसके नेबरहुड की बात करनी, तो नेबरहुड हमेशा ओपन में होता है, क्लोज का नेबरहुड निकालोगे तो उसके एंड पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं निकलेगा, एंड पॉइंट ऑटोमेटिक हटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन ऐड किया है किसी बच्चे ने, वो बात तो सही कही है, लेकिन ये केस अगर नहीं होता तो हम आंसर क्या करते, दूसरा आंसर हमारा सही है, कह रहा ए इंटीरियर अगर निकाला है तो वो सबसेट होता है ए का, बिल्कुल हो सकता है भाई, अगर ए क्लोज इंटरवल अगर लेना तो उसका इंटीरियर ओपन होगा, ठीक है, और ओपन होगा तो छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी, अगर ये ओपन रहता तो ओपन भी रहता, तो ये लिखिए ना ऐसे, तो इक्वल भी आ जाता। नेक्स्ट ये आपका बाउंडेड, देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या था, ये वैसे बताया हुआ है मैट्रिक के टाइप हैं, ये बाउंडेड हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है भाई, द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट, ये तो इसकी डेफिनेशन है, बताया हुआ है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस x belongs to capital X and A subset of X if every neighborhood of X contains a point of A distinct from X। देखिए जब distinct from X यानी X को छोड़ने की बात होती है तो ये लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ
एक्स, ये कैसे लिख रखा है भाई, एक्स माइनस ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरी डिराइव्ड सेट इन अ मीट्रिक स्पेस इज, डिराइव्ड सेट क्लोज्ड होता है बच्चों, क्योंकि सारे के सारे लिमिट पॉइंट की बात करता है। इन अ मीट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मीट्रिक स्पेस में क्या सही होता है, तो एवरी ओपन स्फेयर इज ओपन सेट, ठीक है। द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन इज ओपन, ये भी सही है। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, ये भी सही, मतलब सारे सही हैं, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स दिस, किसी पॉइंट बच्चों, किसी पॉइंट और किसी सेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस और इसके बीच की इस सेट और इसके बीच की डिस्टेंस तो बहुत सारी है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो सबसे कम वाली डिस्टेंस ली जाती है ना, तो मिनिमम होना चाहिए, यानी इन्फीमम होना चाहिए, तो इन्फीमम वाला आंसर हो जाएगा। ये तो सुप्रीमम गलत हो गया, ये भी, ये फिलहाल देखिए x-2 लिख रखा है, तो गलत ही है ना भाई, x माइनस ए होना चाहिए ना, डी ऑफ x माइनस ए होना चाहिए। एक स्पेशल केस कैसे ले सकते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देखिए जो ए बार होता है ना वो ग्रेटर, मतलब एक बड़ा सेट होता है ए का, क्योंकि अगर ए ओपन भी है तो भी ये क्लोज हो जाता है, तो ये सुपर सेट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ गलत लिखा हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंस एस एन इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेट टू बी कॉची सीक्वेंस फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट, देखिए अगर आपको इसे कॉची सीक्वेंस बनाना है तो लेस देन तो रखना ही पड़ेगा, डी ऑफ एस एम कॉमा एस एन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए एम एन ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस इज कॉची, बिल्कुल सही है, कन्वर्जेंट है तो कॉची ऑटोमेटिक होगा, कॉची है तो कन्वर्जेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कॉची होगा तो कन्वर्जेंट तभी होगा जब वो बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड की कंडीशन की तो बात की ही नहीं। लेट एक्स डी और वाई डी बी मेट्रिक स्पेसेस, मैपिंग दे रखी, जब भी मैपिंग की बात होती है बच्चों तो लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक की मैपिंग अगर हो रही है तो यहाँ पे लेस देन भी होना चाहिए मॉड, और यहाँ पे भी लेस देन होना चाहिए, मतलब डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट लेस देन डेल है, तो डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मतलब दोनों में एक ही चीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ द कंट्यूर इंटीग्रल दिस, देखिए भैया हो ये जो सर्कल है ना वो 4 रेडियस का है, और ये जो जेड स्क्वायर -20 लिख रखा है ये तो 4 से ज़्यादा है, तो यानी सर्कल के बाहर की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू 0। नेक्स्ट, द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस, देखिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट यू गिवन है, हमें वी फाइंड आउट करना, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिलनेस मेथड से, तो करिएगा, ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, जब सॉल्व करेंगे तब होगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है, और तरीका मैंने बताया, ठीक है। अब कह रहे इनमें से कौन सा सही है, बहुत ही सिंपल है, मॉड में अगर दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो मॉड दोनों में लग जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओपन स्फेयर ऑफ द यूनिट रेडियस, वन रेडियस का है, सेंटर्ड एट ओरिजिन इज इन द मीट्रिक स्पेस आर स्क्वायर डी दिस, इसमें ओपन है ना, ओपन स्फेयर तो लेस देन इक्वल टू आएगा बच्चों, ये ऑप्शन लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, नहीं ओपन है, एक सेकेंड, ओपन है तो इक्वल नहीं होगा, सिर्फ लेस देन होगा, ये वाला ऑप्शन, अगर क्लोज कहता तो लेस देन इक्वल हो जाता, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 70, ऑलमोस्ट हम लोग आंसर ख़त्म करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन और बचे, 6 क्वेश्चन। इन यूजुअल मेट्रिक ऑन आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, देखिए कोई भी ट्रू नहीं है, नेचुरल नंबर क्लोज होता है, ओपन नहीं होता है, सेट ऑफ इंटीजर भी अपना, ये भी हमारा ओपन नहीं होता, ये भी क्लोज होता है, रैशनल नंबर ना ही ओपन ना ही क्लोज, कुछ नहीं होते हैं, तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, आ रही बात समझ में, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कहता कि हमें नेचुरल नंबर हटा करके बात करनी है, x माइनस एन की बात करनी है, तो नेचुरल नंबर हटा करके बात करते तो ज़रूर हो जाता हमारा, ठीक है। इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, फाई इज ऑलवेज ओपन सेट इन एक्स, ऑलवेज नहीं, पता है फाई दोनों होता है, ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, एक्स इज ऑलवेज ओपन, वो तो सही है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्ररी भी होता तो भी हो जाता, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, पता है ऑलवेज ओपन नहीं, एक्स भी अपने आप में क्लोज भी होता है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इंटरसेक्शन लिखा है ना, हाँ अगर ये यूनियन होता तो आर्बिट्ररी कलेक्शन होता, ठीक है, इंटरसेक्शन में तो ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है आपका सी वाला, ठीक है। और ये दोनों मतलब ऑलवेज वाला सीन नहीं सही लग रहा है, अगर ये ऑलवेज नहीं होता ना तो सही होता, वाई इज एन ओपन सेट, तब हम ऑल ऑफ दी अबव लगाते हैं, ठीक है। तो ये लोग कुछ चीज़ों को सही से लिखते भी तो नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, मैपिंग दिस इज कन्फर्मल एवरीवेयर, कन्फर्मल इनसाइड और कन्फर्मल एट जेड इज इक्वल टू -1 + 1 नॉट कन्फर्मल, ठीक है। इसकी बात करनी होती है तो हमें पहले इसको क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो डिफ्रेंशिएट करिए जेड के रिस्पेक्ट में, तो 2z - 2 और इक्वल टू 0 करके जेड की वैल्यू निकाली, तो जो 1 आ गया, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है, जो जेड की वैल्यू रखने पे तो 0 देगा, भैया 0 के इक्वल होगा ही तो 0 देगा ही। तो ऐसे में जो वैल्यू हमारी निकलती है, जो हमारे टर्निंग पॉइंट निकलते हैं उनकी वजह से अगर ये 0 आता है तो ये नॉट कन्फर्मल होता है, ठीक है, कन्फर्मल नहीं होता है, ठीक ना, नॉट कन्फर्मल एट जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, अ फंक्शन दिस इज सेट टू बी हार्मोनिक, हार्मोनिक के लिए वही ये तो बताया हुआ है मेरा, अभी तो बताया डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, यानी डेवर 2u बाई डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2u बाई डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक देखिए ये है जेड बार, यानी जेड बार का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई, आप इसे चेक करोगे ना, यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई, माइनस में आ जाएगा, ये गलत, रियल होता है हमारा एक्स, तो इसमें प्लस आई इंटू 0, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये भी गलत हो गया। साइन जेड की बात करें तो साइन जेड को आप चेक करोगे ना तो सही आएगा, कैसे आप चेक करके देख लो, साइन जेड मतलब साइन एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इसको ओपन करोगे आप, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस में आई वाई लिखोगे तो आई कॉस को आप हाइपरबोलिक में बदल सकते हो, प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन बी के केस में करोगे तो उसमें आई बाहर आ जाएगा, कॉस ए साइन बी की वैल्यू हो जाएगी हाइपरबोलिक वाई, अब इसको यू कर लो, यू इसको वी कर लो, तो यू एक्स बराबर वी वाई और वी वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू एक्स आ जाएगा। तो ये अपना कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट, यू गिवन है वी फाइंड आउट करना, वही बड़ा सा तरीका है बच्चों, एक बार सॉल्व करेगा, ठीक है। वैसे तो सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको बताया मैंने कि यू गिवन है तो हम वी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एफ डैश जेड। तो वैसे एक छोटी सी हिंट है कि अगर ये एक्स पावर 3 है तो जाहिर सी बात है पावर 3 में बनेगा, जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर 2z³ आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, मिलनेस मेथड ही लगाना है, या फिर आप वो ना करके यू गिवन है तो वी फाइंड आउट कर लीजिए, और आपको पता है एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी होता है, और इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर ये अपना आ जाएगा। एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, मुझे बताइएगा। चलिए आपके क्वेश्चन सारे हो गए, आप लोग काउंट करिएगा, जो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने को बोला है आप एक बारी जैसे बताया वैसे सॉल्व करिएगा, अगर ना आए तो यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन टेलीग्राम, आई विल शेयर द सॉल्यूशन इवन अ सिंगल लाइन, सब कुछ शो कर देंगे उस पर, और चेक करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग वापस से अब अपना सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नए अंदाज में, और कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा के साथ जो चीज़ें रह गई हैं वो भी ऐड करूँगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। और ऑल यू नीड टू डू इज़ व्हाट, यू हैव टू शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड कॉलेज ग्रुप, और इतनी सी हेल्प आप हमारी करेंगे, ओके। बाकी सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ भी फ्री हैं, और यूट्यूब पे सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।